हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो बच्चों, आज हम लोग आपकी प्रैक्टिकल की जो बुक है ना, उससे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल की बुक से अध्याय 1 यानी लेसन 1 पढ़ लिया था, और उसमें हम लोगों ने आंकड़ों का संकलन और स्रोत पढ़ा था, उसके बारे में। आज हम लोग प्रयोगात्मक भूगोल से जो आपका अध्याय 2 है, लेसन 2, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसन 2 क्या है बच्चों? आपका आंकड़ों का प्रक्रमण है ना, और इसका हम लोग आज भाग 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। तो हम लोगों ने जो पिछले अध्याय में लेसन 1 में पढ़ा था, आंकड़ों का संगठन और प्रस्तुतिकरण, है ना। तो आंकड़ों के संगठन और प्रस्तुतिकरण के से जो आंकड़ों का प्रक्रमण है, ये और भी ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चों? सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। प्रक्रमण का मतलब होता है विश्लेषण, है ना। तो आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अनेक विधियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और ये विधियां हैं हमारी केंद्र प्रवृत्ति के माप, और प्रकीर्णन के माप, और तीसरा है संबंध के माप, है ना। तो जहाँ जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, वो पर्यवेक्षणों के जो समूह हैं उनका आदर्श मूल्य प्रस्तुत करते हैं। और प्रकीर्णन के जो माप हैं बच्चों, ये हमारे आपके जो आंकड़ों के आंतरिक विषमताएं होती हैं, उनको ये दर्शाते हैं, ठीक है। और संबंध के जो माप होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक घटनाओं, जैसे वर्षा या बाढ़ की घटनाओं, है ना, इनकी गहनता को क्या करते हैं? वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे आंकड़ों का विश्लेषण है, उसके लिए इन 3 विधियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी पहली विधि है, जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से जानते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है क्या? किसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को सांख्यिकीय औसत के नाम से भी जाना जाता है ना। सांख्यिकीय औसत के नाम से भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को जाना जाता है। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारी वर्षा है, ऊंचाई है ना, यानी जो विभिन्न मापनी है, जिसमें वर्षा है, ऊंचाई है, जनसंख्या का घनत्व है ना, और उपलब्धियों के स्तर या आयु वर्ग में जो विभिन्नताओं के वितरण का केंद्र ज्ञात करने वाली जो सांख्यिकीय विधियों को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऐसे हम सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही सांख्यिकीय औसत के नाम से जो है वो जाना जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वो कई हैं। मुख्य रूप से इनको हम 3 उसमें रख सकते हैं वर्गों में ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, उसमें पहला माप है माध्य, जिसको हम मीन के नाम से भी जानते हैं, और माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, और तीसरा है बहुलक यानी मोड। तो ये तीनों क्या हैं बच्चों? ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में यानी माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माध्य है क्या? किसको माध्य कहा जाता है?
तो माध्य जो है बच्चों वो मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेषणों की संख्या से विभाजित करने से क्या होता है, प्राप्त होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, माध्य के नाम से जानते हैं। या इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि किसी चरण के जो या किसी चर के जो विभिन्न मूल्यों का साधारण अंक गणितीय औसत ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो दोनों तरह से आप बता सकते हो कि माध्य वो मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने से क्या होता है, प्राप्त होता है। या आप ऐसे भी बता सकते हो कि किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंक गणितीय औसत क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। माध्य जो है वो अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने की जो विधियां होती हैं बच्चों, वो भिन्न होती है ना। दो तरह के आंकड़े होते हैं बच्चों, एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत और वर्गीकृत है ना जो आंकड़े होते हैं, उनके लिए माध्य ज्ञात करने की जो विधि होती है वो क्या होती है बच्चों, भिन्न होती है। ठीक है। वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए माध्य जो है वो प्रत्यक्ष विधि से भी और अप्रत्यक्ष विधि से क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है ना। यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य जो है वो प्रत्यक्ष विधि से भी और अप्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात की जाती है या ज्ञात की जा सकती है। तो हम लोग आज पहले पढ़ते हैं कि जो हमारे अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर हम अवर्गीकृत आंकड़ों की जो माध्य है उसकी गणना प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है हमारा x बार बराबर सिग्मा x बटे n, है ना। ये प्रत्यक्ष विधि का क्या है बच्चों, सूत्र है। यानी जब हम अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करते हैं किस विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, तो उसका सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। समझ में आ गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसे हम लोग एक उदाहरण यानी प्रश्न से भी समझ सकते हैं, है ना। तो एक प्रश्न है, एक विद्यार्थी के 5 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, है ना। और ये प्राप्तांक क्या है बच्चों, 30, 35, 54, 91, 51 आदि। तो ये एक विद्यार्थी के क्या दिए गए हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं, है ना। अब हमको क्या करना है, इसे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमको माध्य ज्ञात करनी है ना, मीन निकालना है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य गणना करने का सूत्र क्या है बच्चों, x बार बराबर सिग्मा x बटा n, है ना। x का मान, x का मतलब क्या होता है, x बार का मतलब होता है माध्य यानी मीन, और सिग्मा x, है ना, सिग्मा x का क्या बराबर क्या होता है, मापों के सभी मूल्यों का योग, है ना। यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन सारी संख्याओं का योग कहलाता है सिग्मा x। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है पदों की संख्या, n बराबर होता है पदों की संख्या। कौन से पद, ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5,
तो कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, 5 है ना। अब हम जब हमको पता चल गया कि x बार का मतलब क्या है, सिग्मा x का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हमको जो हमें इसका माध्य निकालना है, तो सबसे पहले जो ये संख्याएं दी हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं, उसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे, है ना, ऐड कर लेंगे। तो लिख लेंगे हम x बार बराबर 30, है ना, फिर प्लस 35 प्लस 54 प्लस 91 प्लस 50, है ना, 51 या 50 होगा, ठीक है, 50 होगा। चलिए बच्चों आगे। तो अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, 260, 260 आ जाएगा इसका योग, ठीक है। अब हमारा सिग्मा x मिल गया 260। n बराबर कितना है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो बटा हमने n कितना लिख दिया, 5, है ना। अब 260 में 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 52। तो जो ये 52 आया, 52, वही हमारा क्या हो जाएगा, x बार बराबर, यानी माध्य बराबर हो गया हमारा, माध्य बराबर कितना हो गया, 52। तो हमारा ये माध्य इसके कौन सी विधि के द्वारा निकला, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, है ना। कैसे आंकड़ों के कौन से आंकड़े कहलाते हैं बच्चों, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसमें कोई वर्ग नहीं दिया है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों को हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य जो है उसकी गणना की है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य गणना करने का सूत्र क्या है, x बार बराबर सिग्मा x बटा n। x बार का मतलब मान, सिग्मा x का मतलब जो ये संख्याएं दी हैं इनका योग, और n बराबर जितने नंबर्स दिए हैं उनको गिन लीजिए और उससे डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका x बार बराबर, यानी माध्य बराबर हो गया 52। अब चलते हैं हम लोग माध्य की गणना, ये हमने प्रत्यक्ष विधि से किया, अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा अगर हमें माध्य की गणना करनी है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो माध्य गणना करने का सूत्र है वो अलग होता है, और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करने का सूत्र क्या होता है, अलग होता है। अब इसमें देखिए सूत्र क्या है बच्चों, x बार बराबर a प्लस सिग्मा d, वहाँ क्या था, सिग्मा x था, है ना, सिग्मा x बराबर बटे n, और यहाँ क्या है बच्चों, a प्लस सिग्मा d बटे n, है ना। ये है आपका अप्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करने का सूत्र। अब दोनों के सूत्र अलग हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यार्थी के 6 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। प्राप्तांक क्या हैं, 50, 60, 75, 80, 55, 40। ये जो हमें प्राप्तांक दिए गए हैं, इनके आधार पर हमको माध्य मालूम करना है। किस विधि से करना है, अप्रत्यक्ष विधि से। और अप्रत्यक्ष विधि का सूत्र हम लोगों ने देखा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा d बटा n। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं बच्चों, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ प्राप्तांक लिख देंगे, है ना, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे d बराबर x माइनस a, क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, सिग्मा d मालूम करना है ना। और d जो हमारा होता है वो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x में से जो हमारा प्राप्तांक है, इसमें से कोई भी संख्या हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने ये 50 माना, ठीक है। 50 हमारा क्या हो जाएगा,
ए बराबर यानी एज्यूम मीन, जिसको हम बोल, ए का मतलब है एज्यूम मीन, है ना। तो इस 50 हमने मान लिया, कल्पित हमारा माध्य है, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया ए बराबर 50। अब इसी 50 में से हम इन सभी संख्याओं को क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और यहाँ घटाने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी वो यहाँ लिखते जाएंगे। लेकिन उसको करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो x बार का मतलब x बार बराबर होता है समांतर माध्य, ठीक है। a का मतलब होता है घटाया हुआ स्थिरांक, स्थिर अंक, है ना। तो घटाया स्थिर अंक यानी जो हमने माना है 50, इसी में से हमें क्या करना है, घटाना है। सिग्मा डी का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्थिरांक जो है उसमें से जब हम घटाएंगे तो जो हमें, है ना, अंतर मिलेगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, और इसका जब योग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा डी, है ना, सिग्मा डी आ जाएगा। और एन हमारा क्या होगा, एन हमारा ये टोटल जितने संख्याएं हैं वो हो जाएंगी। संख्याएं कितनी है, 6 हैं। तो चले बच्चों, तो हम लोगों ने प्राप्तांक लिख दिया। प्राप्तांक में 50 से लेकर 40 तक ये नंबर लिख दिए। प्राप्तांक के बगल में हमने लिख दिया x। x क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, माध्य मालूम करना ना, समांतर माध्य। तो ये हो गया हमारा x। यहाँ हमने क्या लिखा, d। डी क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, सिग्मा डी मालूम करना है। तो सिग्मा डी मतलब यानी जो हमारा घटाया हुआ मूल्यों का योग है। तो सिग्मा डी निकालने के लिए हमें डी की ज़रूरत है ना बच्चों। तो इसलिए यहाँ हमने क्या लिखा, डी बराबर x माइनस ए। x माइनस ए मतलब ये x है ना, इसमें माइनस ए का मतलब यानी a जो हमने ये 50 माना है, इस 50 से इन सभी संख्याओं को क्या करते जाएंगे, घटाएंगे। अब जैसे मतलब ये 50 में से जो ये 50 माइनस करेंगे, यानी a बराबर जो 50 हमने यहाँ लिखा है, इस 50 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50 में जब 50 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 60 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो 60 में से 50 को करोगे तो 10 बचेगा। 75 में से 50 को माइनस करोगे 25 बचेगा। 80 में से 50 को माइनस करोगे 30 बचेगा। 55 में से इस 50 को माइनस करोगे 5 बचेगा। 40 में से 50 को माइनस करोगे तो -10 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या से जब हम घटा रहे हैं तो यहाँ 10 के आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -10। हो गया इतना। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, इसका योग कर लेंगे। अब योग करने के लिए जो हमारा ये प्लस वाली संख्याएं हैं, ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे। तो ये कितनी आएंगी बच्चों, ये 10 है ना, 5 और 5 10 हो गया ये, ठीक। 5 5 10, 0 एक हाथ में हुआ, 2 और 1 3, 3 और 1 4 5 6 और एक -70 हो गया। और हमारा यहाँ कितना आ रहा है, 60। तो ये जो 70 आया है, इसमें से जो -10 है इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये -10 करोगी तो ये आ जाएगा आपका 60। तो सिग्मा डी कितना हो गया, अब हमारा 60 आ गया। अब हो गया, आपकी तालिका तैयार हो गई। अब हमें इसको लिखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, x बराबर a प्लस, है ना, सिग्मा डी बटा n। तो x हम ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर उतारा। a हमारा क्या है, 50। कितना है a बराबर कितना है, 50, यानी जो हमारा समांतर माध्य है वो कितना है, 50, है ना। तो 50 हमने यहाँ लिखा, ठीक। a के नीचे 50 आ गया, ये प्लस उतारा। सिग्मा डी कितना है, सिग्मा डी हमारा 60 है, यहाँ 60 लिख दिया। अब n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं ना, यानी टोटल नंबर्स कितनी है, तो टोटल नंबर हमारी 6 हैं, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन में x बार उतारेंगे, बराबर ये 50 उतार आपका आ जाएगा, प्लस उतार लेंगे। अब 6 से 60 में हम अगर भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 10।
अब 10 को 50 में प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 60, है ना। 50 में 10 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60, यानी आपका समांतर माध्य कितना आ गया, 60 आ गया। यानी x बार आपका कितना आ गया, 60। तो ये है आपका आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही हम लोगों ने आज हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा है। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको ना समझ में कुछ आया हो तो आप बाद में हमसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।